हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, इधर पूरी दुनिया ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग में फंसी तो उधर पाकिस्तान में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन लश्कर कमांडर हुआ ढेर। बताएंगे ईद के ही दिन अज्ञात तरीके से मार डाला गया दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया आतंकवाद। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान सबसे ऊपर। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा फैलाने वाला देश बना पाकिस्तान। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पैरों तले खिसक गई जमीन। पाकिस्तानी भी हुए आग बबूला। देश को उन्नत लेवल पर ले जाने के लिए शहबाज और मुनीर पर हुए आग बबूला। तो उधर आपको बताएंगे दोस्तों, ईरानी हमलों से भड़क गया सऊदी अरबिया, उठा लिया सबसे बड़ा कदम, तोड़ा बीजिंग समझौता, 5 राजनयिकों को निकाला देश से बाहर। क्या है इसका मतलब दोस्तों? तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान ने भी दिया तगड़ा पलटवार। हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़ा बयान दे दिया दोस्तों, चौंका दिया ईरान ने फिर एक बार पूरी दुनिया को। जहां पर अभी थोड़ी बहुत हॉर्मुज से राहत मिली थी कि ईरान ने फिर ब्लॉक करने की दे दी बहुत बड़ी धमकी, लेकिन इस बार ऐसा ब्लॉक करने का धमकी दिया है दोस्तों, जानकर आप जाएंगे चौंक। वहीं आपको बताएंगे आखिरकार युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा कदम। आखिरकार नेतन्याहू ने पूरी दुनिया से क्यों मांगी मदद और कैसी मदद मांगी है दोस्तों। तो वहीं बंगाल चुनाव से सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया घुसपैठिया, तो भड़के शुभेंदु अधिकारी दिया तगड़ा जवाब। लेकिन वही आपके काम की खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जो बहुत जरूरी खबर है, वो ये कि किन किन लोगों के बंद होने वाले हैं गैस बुकिंग की सेवाएं। कौन लोग अब गैस की बुकिंग नहीं कर पाएंगे दोस्तों? आखिर उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया कि उनकी गैस की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, और क्या है उसके उपाय? एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत की जमीन पर हिंसा फैलाने वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर की पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर ने हत्या कर दी दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलावी को शनिवार को ईद की नमाज के बाद चाकू और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बिलाल को मुरीदके में लश्कर के तबाह हो चुके मुख्यालय के पास मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ही लश्कर के इस आतंकी अड्डे को निशाना बनाया था। जैसा कि हमने आपको बताया, हत्या के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है दोस्तों, क्योंकि अज्ञात हमलावर ने इसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सूत्रों को शक है कि यह किसी विवाद का नतीजा हो सकता है दोस्तों। बिलाल आतंकवादी संगठन में अहम भूमिका निभाया करता था। मुरीद के शाखा में आतंकियों की भर्ती उसके जिम्मे थी। उसका काम युवाओं की पहचान करके उन्हें संगठन के लिए तैयार करना था। इस दौरान वो लोगों का ब्रेन वॉश भी करता था। हालांकि उसके मौत को लेकर जांच बैठा दी गई है दोस्तों कि आखिर किसने उसकी हत्या की। ऐसे में मोस्ट वांटेड लश्कर कमांडर हो गया ढेर। आपकी क्या इस पर राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वहीं आपको बता दे, पाकिस्तान के लिए कैसे भस्मासुर बना आतंकवाद। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान सबसे ऊपर, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा फैलाने वाला देश बन गया पाकिस्तान। मिल गया सबसे बड़ा टैग दोस्तों। बता दें, पाकिस्तान कभी भी तरक्की के लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं आता दोस्तों। नंबर 1 तो छोड़िए, नंबर 5 तक भी नहीं आता है। लेकिन पाकिस्तान पहली बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले स्थान पर सामने आया है। पाकिस्तान में 2025 में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस बोले तो IEP द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में 1139 मौतें दर्ज की गईं, जो बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को दिखाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में 163 देशों में आतंकवाद के असर का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का अपने पड़ोसी देशों, खासकर अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध है। इसके अलावा प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोले तो TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोले तो BLA की तरफ से बढ़ती हिंसा ने पाकिस्तान के लिए सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में मौतों की संख्या भी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें अब 2013 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। 2025 में देश में आतंकवाद से 1139 मौतें और 1045 घटनाएं दर्ज की गई हैं दोस्तों। यानी कि साल 2026 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI में पाकिस्तान को दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बताया गया है। इस सूची में पाकिस्तान ने बुर्किना फासो, नाइजर,
नाइजीरिया और माली जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी पल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को मिलने वाले इस टॉप टैग पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और इन मामलों में नंबर 1 आने के लिए पाकिस्तान को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान है ही इसी लायक। साथ ही साथ आपको बता दें सबसे बड़ी और अहम जानकारी, ईरानी हमलों से भड़क उठा सऊदी अरबिया, तोड़ दिया बीजिंग समझौता, 5 राजनयिकों को निकाल दिया देश से बाहर। दोस्तों सऊदी अरब ने ईरान के हमलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तेहरान के 5 राजनयिकों को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये 5 ईरानी राजनयिक सऊदी अरब में अवांछित व्यक्ति हैं, यानी अनवांटेड व्यक्ति हैं। इन्हें अगले 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। सऊदी अरब ने जिन ईरानी राजनयिकों को देश से निकाला है उनमें मिलिट्री अटैचे भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ईरान के हमलों से बेहद नाराज है। इसी कारण उसने चीन की मध्यस्थता में हुए बीजिंग समझौते को भी तोड़ने का फैसला किया है। दोस्तों इस समझौते के कारण दोनों देशों में राजनयिक संबंध मजबूत हुए थे। शनिवार को जारी सऊदी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक सऊदी अरब साम्राज्य ने ईरानी मिलिट्री अटैचे, उनके सहायक और राजनयिक मिशन के 3 अन्य कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दे दिया है और उन्हें परसोना नॉन ग्राटा घोषित किया है। तो वहीं दोस्तों फिलहाल की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या है अभी की जानकारी। ईरान अमेरिका इजराइल को लेकर दोस्तों आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है दोस्तों, जहां अब ईरान ने भी भारी पलटवार करते हुए तगड़ा जवाब दे दिया अमेरिका को। कह दिया अगर हम पर हमला हुआ तो हॉर्मुज को परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद टेंशन में बाकी दुनिया। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम का ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री कमांड यूनिट खातम अल अंबिया ने जवाब दिया है। ट्रंप की धमकी और चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कह दिया कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो सजा के तौर पर हॉर्मुज को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ पर रविवार सुबह एक पोस्ट में कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरे तरीके से नहीं खोला जाएगा तो ईरान के बिजली संयंत्रों समेत बड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के केंद्रीय कमान प्राधिकरण यानी खातम अल अंबिया, जो कि ईरानी सशस्त्र बलों का एकीकृत लड़ाकू कमान मुख्यालय है दोस्तों, जो कि जनरल स्टाफ के सीधे अधीन है, उसने बयान जारी करके अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिकी इजरायली हमलों में उसके ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरे तरीके से बंद कर देगा। यहाँ तक कि सिर्फ हॉर्मुज को ही बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इजरायल के ऊर्जा ढांचे, बिजली संयंत्र और सूचना एवं संचार प्रणालियों को भी व्यापक रूप से निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों इस धमकी के बाद साथ ही साथ ईरान ने अमेरिका और इजरायल को यह बताने का भी पूरा प्रयास किया कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया और हम अब भी इसे शुरू नहीं करेंगे। हालांकि यदि हमारे बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम अपने देश और अपने राष्ट्र हित में जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम करेंगे। यानी कि ईरान ने भी कह दिया कि हम पहले से तुमको बोलकर चल रहे हैं, कल को अगर हम कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसके बाद तुम ये मत कहना कि ईरान ने हमारे ऊपर ऐसा अटैक किया या फिर ईरान ने निर्दोषों को मारा। साथ ही साथ दोस्तों वही अगर बात करें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की, तो ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम पर उन्होंने क्या कहा। दरअसल पेजेश्कियान ने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा कि ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम दरअसल उस हताशा को दर्शाता है जो एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने खड़ी है। धमकियां और आतंक हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेंगी बल्कि और मजबूत बनाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला है, सिवाय उनके जो हमारी जमीन और संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। हम युद्ध भूमि में किसी भी पागलपन भरी धमकी का डटकर और निर्णायक तरीके से सामना करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात कह दी, यानी एक तरीके से ट्रंप के धमकियों को पागलपन करार दिया है दोस्तों ईरान ने, पेजेश्कियान ने। जी हाँ, तो उधर ईरान के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। जी हाँ, नेतन्याहू ने पूरी दुनिया से बहुत बड़ी मांग कर दी, बड़ी अपील कर दी। बता दिया ईरान को दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा। आपको बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को डिमोना और अरद शहर में मिसाइली हमलों वाली जगहों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में ईरान ने जो किया है उससे साफ हो गया है कि वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आम लोगों को निशाना बनाया है, यहाँ बच्चों का डे केयर सेंटर और बुजुर्ग
बुजुर्गों का घर भी है, लेकिन फिर भी मिसाइलें दागी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान क्लस्टर बम जैसे प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। जी हाँ, नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से अपील किया कि अब समय आ गया है कि वे अब खुलकर इस लड़ाई में उनका साथ दे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका और इजरायल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि बाकी देश कब तक इंतजार करेंगे। उनके मुताबिक अब कार्रवाई करने का समय है ताकि इस खतरे को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, आपको वहीं बता दें, सबसे बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि आखिरकार कहां है ईरान का सुप्रीम लीडर मौजतबा खामेनेई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर 2 सप्ताह बाद भी नहीं आए सामने। किसके हाथ सत्ता का कंट्रोल बता दे मौजतबा खामेनेई को। ईरान के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए 2 सप्ताह होने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में अपने पिता और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद 9 मार्च को सर्वोच्च नेता के पद पर मौजतबा की नियुक्ति का ऐलान हुआ था। इसके बाद 12 मार्च को उनका पहला बयान आया और 20 मार्च को उन्हें ईरानी नववर्ष नवरोज के मौके पर संदेश दिया। ऐसे में वो दोनों ही मौके पर सामने नहीं आए, बल्कि सरकारी टीवी ने उनका संदेश पढ़ा। इससे उन्हें लेकर रहस्य गहरा गया है। दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं या नहीं। हालांकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि मौजतबा खामेनेई जिंदा तो है, लेकिन देश पर असल कंट्रोल उनका नहीं है। यरूशलेम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ईरान में सत्ता की कमान में असलियत में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथों में हो सकती है। इसमें कहा गया है कि मौजतबा राजनीतिक व्यवस्था पर अपना अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं। तो वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 28 फरवरी के हमले में मौजतबा खामेनेई अब घायल हैं, उनके पैर में चोट लगी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि मौजतबा अभी भी शारीरिक रूप से कुछ काम करने में सक्षम है। इसी हमले में उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई भी मारे गए थे। या आप यूं भी कह सकते हैं दोस्तों, जो हम गैस कर पा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि मौजतबा खामेनेई अभी जब तक युद्ध चल रहा है तब तक वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो एक बार भी सामने आ गए उसके बाद अमेरिका खुफिया तरीके से मौजतबा खामेनेई की भी लोकेशन निकाल लेगा। दोस्तों, ऐसे में चांसेस बढ़ जाएंगे कि फिर एक बार इस ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मौत के पीछे पड़ जाएं ये दोनों देश। और यही रीजन हो सकता है दोस्तों कि अमेरिका और इजरायल को चकमा देने के लिए मौजतबा खामेनेई सामने नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ आखिरकार भारत की चेतावनी हुई सच। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में महा घोटाले की बड़ी जानकारी। चीन के डेप्ट ट्रैप की खुल गई पोल। दोस्तों, बता दें, नेपाल में चीनी निवेश भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। रविवार को नेपाल की भ्रष्टाचार रोधी संस्थान ने स्पेशल कोर्ट में 21 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। इनमें 2 चीनी अधिकारी भी शामिल हैं। इन लोगों पर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान 461.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। ये पोखरा एयरपोर्ट से जुड़ा भ्रष्टाचार तीसरा केस है। पोखरा एयरपोर्ट चीनी कर्ज से तैयार हुआ है, जो नेपाल के लिए सफेद हाथी बना हुआ है। भारत ने पहले ही नेपाल को चीनी निवेश को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन तब की कम्युनिस्ट सरकारों ने बीजिंग के साथ अपने विचारधारा वाले संबंधों के कारण इसे नजरअंदाज किया था। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी बोले तो CIAA की चार्जशीट के मुताबिक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए आवंटित $2.8 मिलियन की एक अस्थायी राशि का उपयोग सख्ती से उसी उद्देश्य के लिए किया जाना था और कोई भी बिना खर्च की गई राशि कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से काट ली जानी थी। हालांकि आरोपियों ने कथित तौर पर इस प्रावधान को दरकिनार कर दिया। दोस्तों, उधर आपको बता दे, क्या चीन के साथ माइंड गेम खेल रहा है मिस्टर ट्रंप। टाल दिया चीन का दौरा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्च में प्रस्तावित अपना चीन दौरा टाल दिया है। अमेरिका ने चीन से आधिकारिक रूप से बीजिंग में होने वाले शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मौजूदगी में होने वाले इस शिखर सम्मेलन को लगभग 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बैठक को आगे बढ़ाने से ट्रंप अमेरिका में ही रह पाएंगे और ईरान के साथ बढ़ते युद्ध को संभाल पाएंगे, जिसमें हॉर्मुज जलडमरूमद को फिर से खोलने के लिए किए जा रहे जरूरी प्रयास भी शामिल है। हालांकि चीनी कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि असली
असली कारण कुछ और ही है दोस्तों। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए विश्लेषकों का कहना है कि भले ही बैठक टालने की आधिकारिक वजह भरोसेमंद हो, लेकिन वो अधूरी है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक क्विंसी इंस्टीट्यूट के डेनिस साइमन के मुताबिक शिखर बैठक को टालने के पीछे दी गई मुख्य वजह सीधी साधी तो थी, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी सतह थी। उन्होंने कहा कि जब आप समय संकेतों और मोल भाव के संदर्भ को बारीकी से देखते हैं तो ये फैसला भू राजनीतिक अपनी स्थिति मजबूत करने और जोखिम प्रबंधन की एक कहीं ज्यादा जटिल मेल को दर्शाता है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में जारी होगा ट्रम्प की तस्वीर वाला सोने का सिक्का। इस कानून को लेकर उठ गए सवाल। बता दें, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर बनने वाले एक खास सोने के सिक्के पर नजर आ सकते हैं। इस खबर के बाद अमेरिका में बहस छिड़ गई, क्योंकि दोस्तों ये नियम कहते हैं कि किसी भी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर आम मुद्रा पर नहीं लगाई जा सकती। ये 24 कैरेट गोल्ड कॉइन होगा, जिसमें ट्रम्प को व्हाइट हाउस के मशहूर रेजोल्यूट डेस्क के पास खड़ा दिखाया जाएगा। अगर ये सिक्का जारी होता है तो यह दूसरी बार होगा जब किसी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर किसी सिक्के पर होगी। दोस्तों, इससे पहले की अगर बात करें तो कैल्विन कूलीज 1926 में एक स्मारक सिक्के पर दिखे थे, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन भी शामिल थे। वो सिक्का अमेरिका की आजादी के 150 साल पूरे होने पर बनाया गया था। 19 मार्च को यूएस कमीशन ऑन फाइन आर्ट्स ने इस सिक्के के डिजाइन को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी सिक्के का साइज और बाकी तकनीकी बातें तय होनी बाकी है, इसके बाद इसको बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस कानून को कैसे बाईपास किया गया, जबकि कानून तो यह है कि किसी भी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर आम चलने वाली करेंसी पर नहीं हो सकती। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये एक कमेमोरेटिव कॉइन यानी यादगार सिक्का है, जो रोज इस्तेमाल होने वाली मुद्रा से अलग होता है। इसीलिए इसको बनाने का अंतिम फैसला ट्रेजरी सेक्रेटरी ले सकता है। ब्रेंटन बीच ने कहा कि ये सिक्का देश की 250वीं सालगिरह का प्रतीक होगा। दोस्तों, आपको बता दें, अब इस मुद्दे पर डेमोक्रेट नेताओं ने जमकर विरोध किया है। दोस्तों, कई डेमोक्रेट नेताओं ने इसका विरोध किया। जेफ मर्कली ने कहा कि लोकतंत्र में नेताओं की तस्वीर सिक्कों पर नहीं होती, ये काम राजा या तानाशाह करते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक संवेदनशील जांच ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दिया दोस्तों, जिसमें विदेशी नागरिकों की कथित गतिविधियों को म्यांमार के जारी संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। यूक्रेनी नागरिकों और एक अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है दोस्तों। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। इंडिया नैरेटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्तियों के खुफिया सेवाओं और सैन्य इकाइयों से करीबी संबंध है, जो ओपन सोर्स जानकारी के विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि वॉशिंगटन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और उसने टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया है। दोस्तों, जांचकर्ताओं का दावा है कि संदिग्ध लोग भारत में पर्यटन वीजा पर आए थे और फिर अवैध रूप से मिजोरम पहुंचे, जहां से उन्होंने अनौपचारिक रास्तों के जरिए म्यांमार में प्रवेश किया। उन पर सीमा और आवाजाही कानूनों का उल्लंघन करने के साथ साथ म्यांमार में सक्रिय सशस्त्र समूहों का मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी के उपयोग, उनकी असेंबली, तैनाती और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण देने का गंभीर आरोप है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एनआईए को एक बड़े नेटवर्क के शामिल होने का भी संदेह है। वहीं भारत में यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत पर रशिया का बड़ा बयान सामने आया दोस्तों। दूतावास की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोले तो एनआईए ने 13 मार्च को नई दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया था। 6 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी मामले पर अब रशिया की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि ये लोग म्यांमार सीमा पार कर मिजोरम में दाखिल हुए थे और स्थानीय हथियार बंद जातीय समूहों के साथ संपर्क बनाए ताकि उन्हें ईयू में बने ड्रोन सप्लाई किए जा सके और उन्हें ड्रोन असेंबल, रिपेयर करने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने की ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं आपको बता दें, चौंकाने वाली एक और जानकारी है। भारत के पूर्वोत्तर में बांग्लादेश और म्यांमार के बिगड़े हालात के कारण सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि चटगांव, हिल ट्रैक्स और बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी इलाकों में सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। चटगांव हिल ट्रैक्स बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित 13,184 वर्ग किलोमीटर का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें रंगा माटी, खागरा, छड़ी और बंदरबन जिले शामिल है। ये इलाके पहले से ही अस्थिर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ और उन्हें
हथियारों से लैस करने की रिपोर्ट ने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम। बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ तैनात होंगे एसओजी के 350 एलीट कमांडो। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए बीएसएफ की 7 अतिरिक्त बटालियन तैनात की जाएंगी। ये बटालियन जम्मू के कठुआ और सांबा सेक्टर में तैनात होंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 350 अतिरिक्त जवानों की भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, तेल गैस सप्लाई को लेकर सरकार ने दिए ये निर्देश। 3 घंटे चली प्रधानमंत्री मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को एक अहम बैठक की, जिसमें देश की ऊर्जा आपूर्ति और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। ये हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई और करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर जी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। सभी ने मिलकर मौजूदा हालात और संभावित चुनौतियों पर चर्चा की। मोदी जी ने पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरक जैसे अहम क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि देश भर में ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोस्तों, तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रचा इतिहास। सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने का बना दिया रिकॉर्ड। बीजेपी नेताओं ने बम्पर तरीके से दी बधाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जब वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सरकार प्रमुख बने। जी हां, 8,931 दिनों तक, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनकी नेतृत्व यात्रा ने जनता की सेवा, ईमानदारी और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक साबित किया है। इस उपलब्धि पर देश भर के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी को बधाई दी। आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी को कमेंट में कांग्रेचुलेशन पीएम मोदी जी या बहुत बहुत बधाई मोदी जी जरूर लिख दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया घुसपैठिया। तो भड़के शुभेंदु अधिकारी कह दिया वो खुद सांप्रदायिक हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब पूरे तरीके से अपने शबाब पर है। दोस्तों, यहाँ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। अधिकारी का ये रिएक्शन ममता बनर्जी के ईद समारोह में शामिल होने को लेकर आया। ममता बनर्जी ईद के दिन एक समारोह में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी जी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बंगाल की जनता के साथ खड़े होने की भी प्रतिबद्धता जताई। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी 2 चरण में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की कमान संभालते हुए जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में नंदीग्राम दौरे पर थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी स्वयं सांप्रदायिक है। नमाज इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए है। क्या ममता बनर्जी इस्लाम धर्म का पालन करती है? वो मुस्लिम नहीं है। महिलाओं के लिए नमाज अलग से आयोजित की जाती है। इस दौरान उन्होंने बनर्जी पर धार्मिक मंच का दुरुपयोग करने का भी गंभीर आरोप लगा दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को घुसपैठिया कहने पर दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आखिरकार किन लोगों की बंद हो सकती है गैस बुकिंग की सेवाएं? क्या करें कि मिलेगा फिर दोबारा सिलेंडर? दोस्तों, खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, इसी कड़ी में भारत में भी गैस संकट की आहट सुनाई देने लगी है। इस स्थिति को देखते हुए गैस एजेंसियों ने एक सख्त नियम जारी कर दिया है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके तहत उन उपभोक्ताओं की बुकिंग सेवाएं रोक दी जाएंगी या बंद कर दी जा सकती है जिन्होंने पिछले 9 महीनों से एक भी सिलेंडर बुक नहीं करवाया है। जी हां, पिछले 9 महीनों से एक भी सिलेंडर बुक नहीं करवाया होगा। आपको बता दें, एजेंसियों का यह मानना है कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इन कनेक्शनों का दुरुपयोग हो सकता है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी रसोई गैस सेवा फिर से सुचारू कराने के लिए नए सिरे से केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिना सत्यापन के अब ये ग्राहक जो है वो नया सिलेंडर नहीं बुक कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस परेशानी से बचने के लिए आप केवाईसी करवा सकते हैं, तभी दोबारा से आपका कनेक्शन ऑन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप कहीं और रह रहे हैं और आपका कनेक्शन किसी और जगह है और आपने अपने नाम पर सिलेंडर 9 महीनों से नहीं लिया है दोस्तों, तो आपकी बुकिंग सेवाएं निष्क्रिय कर दी जाएंगी। ऐसा आप ध्यान जरूर दीजिएगा और इसको एक्टिवेट करा लीजिएगा अगर आपको उपयोग करना हो तो। जी हाँ, और लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।